अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं QS के साथ और मेरे साथ हैं जनाब अदरीस अशरफ एडवोकेट साहब। और आज हमने इनको मद्दू किया है इस बारे में कि आपने देखा होगा कि फैसल बाउडा साहब को इलेक्शन कमीशन ने 62(1)(f के तहत नाअहल करार दिया। फिर वो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से अब उनका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। लेकिन इसके अलावा भी जो आजकल ये बहुत बहस बनी है 62(1)(f के तहत कि आया सादिक और अमीन, पहली बात तो ये कि ये आया 62(1)(f का जो अगर हम ये तर्जमा करते हैं कि सादिक और अमीन ये दुरुस्त भी है या नहीं है, इस बारे में भी इनसे पूछेंगे। और दूसरा ये कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी की है और इसमें क्या व्यू आता है वो तो अभी पता नहीं, लेकिन ये मामला एक मरतबा से फिर बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है क्योंकि बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात का सियासी मुस्तकबिल जो है वो इस 62(1)(f की तारीफ़ व तशरीह जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगी उससे बहुत मुंसलिक है। तो ये 62(1)(f कब आया, कैसे आया, क्या है, इस बारे में हम ये एक क्या कहते हैं उसको एक गुफ्तगू है, ये इसमें किसी का मतलब वो नहीं है। हम देखते हैं कि इदरीस अशरफ साहब जो हैं वो इस 62(1)(f की जो तशरीह उनके ख्याल के अंदर क्या बनती है, तो वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्यों सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या आर्टिकल 62 सब आर्टिकल 1 क्लॉज F ओरिजिनल आइन का हिस्सा था या नहीं था। हाँ। ओरिजिनल आइन का ये हिस्सा नहीं था। ओरिजिनल आइन से मुराद आपकी 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली ने पास किया था उसका ये हिस्सा नहीं था। उसके बाद आपको पता है कि ज़ियाउल हक का टेन्योर शुरू होता है, फिर एक नुसरत भुट्टो केस जो है वो आता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मैंडेट देती है उस वक्त की मार्शल लॉ रजीम को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो वो जो पावर सुप्रीम कोर्ट ने जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के मुताबिक नहीं है, वो जो मैंडेट दिया था ज़ियाउल हक को, उस मैंडेट का इस्तेमाल करते हुए 8th अमेंडमेंट में आर्टिकल 62(1)(f जो है वो आइन का हिस्सा बना। ये सब्स्टिट्यूशन मतलब वो जो 1985 के इंतखाबात के बाद, इंतखाबात से पहले तो वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था। हाँ, तो वो उसमें इसको अमेंड किया गया, अमेंड हो गया था पहले ही। 1985 की असेंबली बनी उस गैर जमाती असेंबली जो है, हाँ, उसने फिर 8th अमेंडमेंट पास की। हाँ, तो इस तरह ये आइन का हिस्सा बन गया। ओके। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी लैंग्वेज क्या है, क्या एक्सप्रेशन यूज हुआ है। हम यहाँ कोई ऐसे एक्सप्रेशन सप्लाई तो नहीं कर रहे हैं कि जिनको सप्लाई करने से 62(1)(f का मतलब भी तब्दील हो जाए। मैं इसलिए जो ओरिजिनल लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको पढ़ता हूँ। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड और चोजन एज अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट अनलेस he is sagacious, righteous, non-profligate, honest and ameen। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सप्रेशन हम इसमें पढ़ते हैं सादिक और अमीन का विद इन इन्वर्टेड कॉमास, वो आइन का हिस्सा नहीं है। और जब हम सादिक और अमीन कहते हैं तो इसके माने यकसर बदल जाते हैं। मेरे व्यू में जब हम सगेशियस, राइचियस, नॉन प्रॉफिगेट, ऑनेस्ट एंड अमीन कहें तो इसका इम्पोर्ट तो सेकुलर है। ये हर मुआशरा अपनी लीडरशिप के अंदर ये कैरेक्टर, ये क्वालिटीज़ देखना चाहता है, चाहे कोई रिलीजियस मुआशरा हो, चाहे कोई सेकुलर मुआशरा हो, चाहे कोई एथीइस्ट मुआशरा हो। कौन सा मुआशरा है कि जो अपनी लीडरशिप को सगेशियस नहीं देखना चाहता, राइचस नहीं देखना चाहता, ईमानदार नहीं देखना चाहता, ट्रस्टवर्दी नहीं देखना चाहता। लेकिन जब हम सादिक और अमीन के जब हम इसमें ये एक्सप्रेशन जो है वो सप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब यकसर तब्दील हो जाता है। चूंकि सादिक और अमीन तो टाइटल था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी कामिल जात के हवाले से वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जात के मतलब हवाले से। आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये
वो सादिक और अमीन की तारीफ इसमें 62(1)(f) के अंदर नहीं आती है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ ये सेकुलर है। लेकिन तो फिर लोग जो ऑनेस्ट का तर्जुमा करते हैं, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार ही है ना, सच्चा आदमी है। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए ना, अगर आप 62(1)(f) को आर्टिकल 62 सब आर्टिकल 2 के साथ मिला के पढ़ें, हाँ। तो जो मैं बात कर रहा हूं कि इसका इंपोर्ट सेकुलर है, तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। 2 ये कहता है, सब आर्टिकल 2 कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन D and E shall not apply to a person who is non-Muslim। इसका मतलब ये है कि जो F है ये नॉन मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी अप्लाई करेगी। हमारे यहाँ हिंदूज भी मेंबर्स हैं, हमारे यहाँ सिख्स भी मेंबर्स हैं, हमारे यहाँ कादियानीस भी मेंबर हो सकते हैं। नहीं, जिन पे अप्लाई नहीं करेगी वो कौन है? देखें, जो डी और ई है ना, वो इस्लामिक कंजंक्शंस के हवाले है, वो खालिस्तान मुस्लिम मेंबर्स को अप्लाई करेंगी। लेकिन जो एफ है, इट अप्लाइज टू ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट irrespective of their faith, whether they are Christians, whether they are Muslims, whether they are Hindus, whether they are Sikhs, और जो भी उनका बिलीफ है वो सबको अप्लाई करेगी। तो लिहाजा ये इसका इंपोर्ट सेकुलर है। लेकिन बहुत से लोग, मैंने देखा, ये सारी कंफ्यूजन वकला की फैलाई हुई है। बहुत से सीनियर वकला भी वकला की किस तरह से फैलाई हुई है, जबकि आपका जो सेम्युलर केस है, ठीक है ना, 5 मेंबर जो लार्जर बेंच है, चीफ जस्टिस नहीं, वो ऑथर जजमेंट है, उसके अंदर तो इतने ज़्यादा कुरानी खवाले हैं। भाई, मैं कुरानी खवालों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि मुझे कोई एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ऐसी दिखा दें कि जहां पे विद इन इन्वर्टेड कॉमास ये सादिक और अमीन का एक्सप्रेशन यूज हुआ हो, या सादिक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ हो। नवाज शरीफ के केस में ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट यूज हुआ, और बाकी इससे पहले जितने भी केसेस हुए हैं सब में करप्ट, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, राइचियस, ये वाले एक्सप्रेशंस जो आइन का हिस्सा हैं ये इस्तेमाल हुए हैं। सादिक और अमीन का 2013 की एक जजमेंट है, उसमें भी जो वकील साहब के आर्गुमेंट हैं वो सादिक और अमीन कह रहे हैं, लेकिन जजमेंट का वो हिस्सा नहीं है सादिक और अमीन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सादिक और अमीन तर्जमा किया जाता है, दरअसल ये गलत है। ये गलत है। तर्जमा हो सकता है ईमानदार, सच्चा, रास्तगो, पारसा, और जी अमीन का तो प्रॉपर लफ्ज है ना, अमीन अमानतदार, जिसको अमानत दी जाए। मैं तो एक आपको छोटी सी बात यहाँ पे करता हूँ, देखें कि लेकिन ये वाली प्रोविजन जो है ये बहुत स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू होगी। इसका जो लफ्ज है वो वही लफ्ज माना जाएगा। आमतौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस होती हैं उनका लिबरल कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन इसके अंदर बाय कॉन्ट्री टू बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ मैं उस पे आता इसके बरक्स उनको डिक्लेयर नहीं करते। मैं उस पे जो है वो आता। हाँ, देखें कि मैं ये कह रहा हूं कि बहुत स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू होगी, चूंकि इसका पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जिस शख्स को ये अप्लाई की जाएगी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उस वक्त तक कि जब तक उसके खिलाफ डिक्लेरेशन मौजूद है। डिक्लेरेशन भी कोई कोर्ट ऑफ लॉ दे सकती है उसके कॉन्ट्ररी होने का, मतलब अदरवाइज सगेशियस राइचियस होने का, और कोर्ट ऑफ लॉ ही उस डिक्लेरेशन को ख़त्म कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर सिविल कोर्ट किसी को कहती है कि दिस इज़ नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, मैं एक फ़र्ज़ करें, मैं एक हाइपोथेटिकल है कि अभी अपीलें पड़ी हुई हैं, जो आपने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया ना कि उनको डिसऑनेस्ट और ऑनेस्ट के ऊपर किया। अब वो अपीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट के सामने हैं। हाई कोर्ट अगर उनको इनोसेंट डिक्लेयर कर देती है कि भाई जी ये नहीं बनता, ये केस नहीं बनता था इनका, ये ख़त्म हो गया, और वो उन इल्ज़ामात से बरी कर देती, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? उनको तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है। मैं अर्ज़ करता हूँ, देखें कि वो अपीलें हैं उनकी नैब के हवाले से। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन्फर किया था कि जो आपने ट्रेल दी है वो ऑनेस्ट मीन्स आपने नहीं, वो तो तनख्वाह ना वसूल करदा तनख्वाह ऐसे था जो आपको सेक्शन मैं पहली बात कर रहा हूँ, उसमें वो
मैं पहली बात कर रहा हूँ। पहली कौन सी? ये पनामा केस की बात कर रहे हैं ना? मैं पनामा केस की पहली बात कर रहा हूँ कि जो खोसा साहब और गुलजार साहब की, दोनों की मैं जजमेंट्स का जिक्र कर, वो तो माइनॉरिटी थी ना, उससे माइनॉरिटी। उन्होंने कहा कि आपने जो ट्रेल दी है वो ऑनेस्ट मीन्स नहीं है, लिहाजा 62(1)(f) उन पे अप्लाई हो गई। अब जहां तक बाकी तीन जजेस का मजीद प्रोब करना मजीद प्रोब कर लेते फिर वो हैं। एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना। 3 जजेस ने ये कहा कि जी जो रिसीवेबल थे वो आपने अपनी नॉमिनेशन पेपर्स में डिक्लेयर नहीं किए हुए, लिहाजा आपने वो फॉल्स डिक्लेरेशन दिया हुआ है। उस बुनियाद पे, फॉल्स डिक्लेरेशन देने की बुनियाद पे आप डिसऑनेस्ट हैं और लिहाजा 62(1)(f) उन्होंने अप्लाई किया। मैं एक चीज आपको समझाने, उसमें तो आपको समझाने के नॉन रिसीवेबल एसेट है जो कि डिक्लेयर करना चाहिए था, लिहाजा वो सेक्शन फला के तहत जो है वो जरूरी था, और आपने ये नहीं किया, तो लिहाजा आप 62(1)(f) के अंदर मगज को बाग में जाने न दीजिए कि नाक खून परवाने का होगा। लिमिट कर रहा हूँ 62(1)(f) पे। हाँ। वो फैसला सही है या गलत है, हाँ। मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, मैं अब ये ठीक है, आप इसके एक बहस ये है कि जी ये फॉर लाइफ है या नहीं। हाँ। आइन में नहीं लिखा हुआ फॉर लाइफ है। हाँ, सही है। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आपको जो चीज आइन है, और कानून में नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट वो डाल सकती है? मैं वो आप वो तो बात चाहिए है ना कि अगर हम मुशर्रफ को और ज़ियाउल हक को आइन में तरमीम का इख्तियार दे सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, इसका मैं जवाब देता हूँ। देखें कि 18th अमेंडमेंट के लिए जो कमेटी ने काम शुरू किया वो 2010 में शुरू किया। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी थी। नहीं, 10 अप्रैल 2010 में तो 18th अमेंडमेंट आ गई थी। हाँ, मतलब वो 9 और 10 में काम शुरू हुआ ना, उससे पहले शुरू किया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2007 की। 2007 में एक लाली केस है जो ये कहता है कि विद द इफ्लेक्स ऑफ टाइम ये जो कोई डिसऑनेस्ट है तो वो ऑनेस्ट नहीं हो जाता, लिहाजा ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है जो इनकर होगी ये फॉर लाइफ होगी। ठीक, अब पार्लियामेंट जब इस कानून को लेके बैठी हुई थी, जहां पे उन्होंने ये मजीद एक लाइन इसी क्लॉज में डाली है कि जी उसको कवर करने के लिए देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन टू द कंट्री बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट के सामने, पार्लियामेंट के सामने ये चीज़ मौजूद थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया हुआ है लॉ, तो एक तरह से अगर पार्लियामेंट ने उसको तब्दील नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एंडोर्स कर दिया कि ये फॉर लाइफ है। ये फॉर लाइफ से क्या मुराद है कि जब तक वो डिक्लेरेशन मौजूद है, अगर वो डिक्लेरेशन जो है वो ख़त्म हो जाए, फ़र्ज़ करें कि अपील में ख़त्म हो जाए, फ़र्ज़ करें कि वो रिव्यू में ख़त्म हो जाए, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन भी फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब तक वो डिक्लेरेशन मौजूद है, ये जो है 62(1)(f) अट्रैक्ट करेगी और वो शख्स मेंबर पार्लियामेंट नहीं हो सकता, ये परपेचुअल होगा। कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा, अब एक और सवाल उठ सकता है कि जी तौबा का कॉन्सेप्ट, इसमें मेरा ये जवाब है कि ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमने अपने गुनाहों की हर वक्त तौबा करनी है। ऐसे गुनाह के जो हमसे जानबूझ के सरजद हुए, या ऐसे गुनाह के जो हमें मालूम भी नहीं है, हम तो उनकी भी तौबा अल्लाह से करते हैं, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो तौबा हमारी जो है वो अगले लम्हे, साल में, 2 साल बाद, 5 साल बाद कबूल हो जाएगी। वो बड़ा बेनियाज है, वो चाहे तो उसी लम्हे कबूल कर ले, ना कबूल करना चाहे तो क़यामत के दिन उस पर फैसला दे। मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता हूँ। और दूसरी बात, ये जो अभी एहसन भून साहब ने पिटीशन की है सुप्रीम कोर्ट में और तौबा का बड़ा उन्होंने सहारा लिया है, तो एहसन भून साहब हमारे लीडर हैं, बड़े प्यारे हैं हमें। भून साहब ये हमें बताएं कि गुनाह तो किसी और ने किए हुए हैं,
उनके जगह तौबा आप कर रहे हैं, ये कैसी तौबा है जो मेरी समझ से बाला है। ये तो अब आप सियासी बात कर रहे हैं ना, असल में तो वो एक लीगल पॉइंट है जिसको लेके वो कोर्ट की एक इंटरप्रिटेशन चाह रहे हैं। तौबा लीगल पॉइंट नहीं है। अच्छा चलें, ये तो फेथ से ताल्लुक है ना। मैं तो 61F यानी कि वो परपेचुअल के खिलाफ आए हुए हैं ना, मैं ये बात कर रहा हूं। परपेचुअल पे वापस आता हूं। एक पॉइंट मुझे कह लेने दे परपेचुअल पे। अब ये देखें कि हम बहुत जल्दी रैन दिल हो जाते हैं। सबसे पहले ये 62(1)F किन लोगों पे अप्लाई हुई? जिन्होंने फेक डिग्रीज जो हैं वो बीए की अपने साथ लगाई, किसी मदरसे का सर्टिफिकेट्स अपने झूठे साथ लगाए। हाँ, तो जब जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो बीए की डिग्री कानून लगा देंगे तो फिर वो पॉलिटिशियंस जो है वो क्या करेंगे? मैं उसके खिलाफ फिर आप जब उनके साथ थे तो आपकी सारी बीए की डिग्री ठीक थी। मैं उस कानून जब आप मजलिस शुरा और वो उसमें गए तो मेरी अर्ज सुन ले, मैं उस कानून के सख्त खिलाफ था। 2002 में खिलाफ था कि जब वो कानून आया था, चूंकि मैं ये समझता था कि वो डेमोक्रेसी के एसेंस के अगेंस्ट है। यानी आप जो है बीए की शर्त लगा के ऑलमोस्ट 98-99% को एक्सक्लूड कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस। मैं उसके खिलाफ था, लेकिन मैं इसकी कतन हमायत में नहीं था कि हम जो है वो जाली संदे लेके आए, जो है वो फोर्स डिग्रीज लेके आए। वो किसने उनको दिलवाई थी मदरसों की डिग्रियां? ये मेरा गर्ज नहीं। अच्छा चले, हम उधर डिस्ट्रैक्ट करके जा रहे हैं ना। अच्छा चले अब आपका नेक्स्ट सवाल पूछिए। मैं अब ये फैसल वाउडा साहब का जो केस आ गया जी। तो ये अब एक सवाल पैदा हो रहा है कि जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है इज नॉट द कोर्ट ऑफ लॉ, जो कि बाद में आपने पढ़ा, ठीक है ना। तो एक बड़ा लीगल सा सवाल है कि इफ देयर इज वो एक ऐसी डिक्लेरेशन जो कि कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है उसकी तरफ से आ जाए और फिर तो वो कोरम नॉन जुडिस हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा डिक्लेरेशन कि जो कोर्ट ऑफ लॉ से नहीं है। नहीं, पहले इलेक्शन कमीशन वो कहते हैं कि 2183 की पावर्स इस्तेमाल की। 2183 की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं, वो जुरिस्डिक्शन तो प्रोवाइड नहीं करता नहीं, लेकिन वो उसको कहता है तो है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करना है उन्होंने। जैसे पावर होती है कि भाई आपने इलेक्शंस जो हैं वो करवाने हैं, वो करप्ट प्रैक्टिसेस से फ्री होंगे, वो फ्री एंड फेयर होंगे, ये अपने इलेक्शंस करवाने हैं। तो इलेक्शन का ही प्रोसेस था ना जिसके अंदर उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, अपने गलत करवाए थे ना। इलेक्शन लॉस में जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 9 प्रोवाइड करता है। एडजुडिकेशन कर सकता है ना इलेक्शन कमीशन। तो एडजुडिकेट कर दिया नहीं, दरखास्त थी भाई, मंदोखेल साहब की दरखास्त थी। एडजुडिकेशन फिर उधर से हाई कोर्ट ने उनको तो रेफर किया। मेरी अर्ज सुन लेना। एडजुडिकेशन और फिर उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस 5 रुकनी फैसले की जो जिसमें बयान हल्फी जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 2018 के कागजात नामजदगी में शामिल किया गया और उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। मैं अर्ज करता हूँ, एडजुडिकेशन जो है ये 218 में नहीं है, एडजुडिकेशन है 225 में। और वो क्या कहता है? वो 225 बाय इलेक्शन पिटीशन बिफोर इलेक्शन ट्रिब्यूनल। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कौन बनाता? इलेक्शन ट्रिब्यूनल देखे कि बनाने की बात नहीं है। हाँ, बना तो इलेक्शन कमीशन देगा, लेकिन एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जो है वो ट्रिब्यूनल की है, इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन नहीं है। इलेक्शन कमीशन एज एन ट्रिब्यूनल या कोर्ट ऑफ लॉ एक्ट नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। अब तो इसमें झगड़ा ही नहीं रह गया कि 2021 और 22 में सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच में कह दिया है। कौन सा बेंच था ये? इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, मंसूर अली शाह हैं और गालिबन मुशीर आलम साहब हैं। हाँ, उसमें क्या उसमें उन्होंने कह दिया कि 2018 में इलेक्शन कमीशन के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो किसी भी कैंडिडेट की प्री और पोस्ट इलेक्शन क्वालिफिकेशंस को जो है वो देख सके। 218(3) के तहत जो हाँ, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना, अब तो झगड़े की बात ही नहीं रह गई। आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है आप उससे एग्री करें या ना करें, लेकिन फॉलो तो उसी को किया जाता है ना, तो अब उसमें झगड़े की बात है नहीं। अब सवाल जो बाकी बचता है वो यही बचता है
कि लेकिन ये एक बड़ा सवाल बन के अदालत के सामने तो आएगा तो सही ना, 2183 को अगर 3 रुकनी बेंच है, कोई बड़ा बेंच बनता है। ऑलरेडी अदालत फैसला कर चुकी हुई है, अब कैसे आएगा? बार बार एक ही पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट बार बार उसको देखना शुरू कर देगी। बहुत शुक्रिया इदरीस अशरफ साहब आपका। और ख़ास तौर पे मेरी अपने तमाम जो वकला ब्रादर हैं, तमाम साहिबान से मेरी ये गुजारिश है कि काइंडली वो चीज़ आइन में ना पढ़ें जो आइन का हिस्सा नहीं है। आप जो सादिक और अमीन देखें ना कि उस वक्त शरीफुद्दीन पीरजादा साहब थे, आपकी हुकूमत जो है मेरी उसके वो जरा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया ना, वो मेरी हुकूमत है, वो भी गलत कहते हैं ना। जिस जजमेंट की वो बात करते हैं, जब भी आपके सामने बात करें उन्हें कहें कि वो जजमेंट ले आएं, उससे हमें पढ़ा दें कि कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। वो इन्फर करते हैं ना कि इन्फर क्योंकि उनकी 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालिफिकेशन के लिए दरखास्त दी और वो नहीं किया, अच्छा, तो लिहाजा उनको सर्टिफिकेट मेरी अर्ज सुन लेना। आप सादिक और अमीन पढ़ते हैं ना तो आपकी एक बहुत फीलिंग आती है। आप जरा तो क्या कहा करें? आप जरा सगेशियस और अमीन कहें, आपको वो फीलिंग आती है? ऑनेस्टली बताएं। आप राइचियस है और अमीन कहें, आपको वो फीलिंग आती है? आप नॉन प्रोफिलगेट और अमीन कहें, आपको वो फीलिंग आती है? जब आप सादिक और अमीन कहते हैं तो तमाम मुसलमान रिलीजियस बैकग्राउंड जो है वो उसके अंदर आता है। तो मतलब इदरीस अशरफ साहब का यही कहना है कि सादिक और अमीन इसका तर्जमा दुरुस्त नहीं है, इसका पारसा रास्तगो, दयानतदार, ईमानदार, और ये सेकुलर है, ये रिलीजियस इसका इंपोर्ट नहीं है, इसका इंपोर्ट सेकुलर है। और ये हर मुआशरा अपनी लीडरशिप में ये क्वालिटीज देखना चाहता है। हमारे साथ का मुल्क जहाँ पे जो है वो हिंदुइज्म या आजकल के, अब पहले तो वो सेकुलर कंट्री था, वो भी अपनी लीडरशिप में ये क्वालिटीज देखना चाहता है। बात आपकी समझ आ गई। रशियन मुआशरा अपने इदरीस साहब, बात आपकी समझ आ गई। अब जो है वो हम इसको कंक्लूड करेंगे क्योंकि हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा वो है उसमें है। तो जनाब इदरीस अशरफ साहब जो है वो हमें बता रहे थे कि 62(1)(f) जब नुसरत भुट्टो केस है, बड़ा मशहूर केस है, जब मार्शल लॉ लगा था याह्या खान का, उसके बाद ज़ियाउल हक का, ज़ियाउल हक का जो सॉरी ज़ियाउल हक का 1977 के बाद 79 में मार्शल लॉ लगा था ना, 77 5 जुलाई 1977 को। हाँ हाँ, और वो 79 में तो वो उनको मेरा ख्याल है सज़ा दे दी गई थी ना 5 जुलाई उसको, जुल्फ़िकार हाँ जी 4 अप्रैल 79। तो जनाब ये नुसरत भुट्टो केस के बाद उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे अफेयर्स या उसमें आइन में तरमीम करने का इख्तियार दिया। एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया या कॉन्टीन्यूस ऑफ ऑर्डर्स मेरा ख्याल वो था, और उसमें जो है वो आइन के अंदर तरमीम की गई, और उस आइन की तरमीम जो है गैर जमाती असम्बली ने उसको 8वीं तरमीम के तौर पे मंसूर अगर आप इजाज़त दें तो एक लाइन सेंटेंस यहाँ पे कह दूँ। देखें कि उस वक्त किसी ने शरीफुद्दीन साहब का या अजीज़ मुंशी साहब का हाथ नहीं पकड़ा हुआ था। वो चाहते तो विद इन इन्वर्टेड कॉमास सादिक और अमीन लिखते, लेकिन उन्होंने डेलिब्रेटली ये नहीं लिखा हुआ उसमें। ये मेरा व्यू है। चलें, अब शरीफुद्दीन पीरजादा साहब को आप दरमियान में ले आए हैं, उनके साथ अपना ताल्लुक भी ज़रा आप बता दीजिए। कुछ ताल्लुक उनके शागिर्दों के अंदर नहीं है? नहीं अच्छा। कदर नहीं। अच्छा वैसे मेरी कदर है उनके लिए, अच्छा, लेकिन वो उनकी कॉम्पिटेंस की वजह से एक कंट्रोवर्शियल मामला है। छोड़ते हैं उस बात को, तो आपने मुझे भुला दिया। मैं जहाँ कंक्लूड कर रहा था वो बात यही है कि एक ऐसी तरमीम जो ज़ियाउल हक को सुप्रीम कोर्ट ने जब आइन में तरमीम करने का इख्तियार दिया नुसरत भुट्टो केस के बाद, उसके बाद जो है वो गैर आइनी तौर के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट, लीगल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए डाला गया। फिर गैर जमाती असम्बली जो है उसने 8वीं तरमीम में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी, और फिर 10 अप्रैल 2010 में जब 18वीं आइनी तरमीम आई तो उस वक्त की पार्लियामेंट जो है उसने इस तरमीम को के अंदर तरमीम की, लेकिन उसके अंदर ये डाल दिया कि किसी अदालत की तरफ से कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो उसको उसका अगर कोई डेक्लेरेशन है तो फिर जो है वो 62(1)(f) की कैटेगरी के अंदर आएगा और वो नाहल होगा, यानी नाहलियत आएगी।
बहरहाल फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जैसा कि फ़ैसलों का हवाला दिया, उन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के अंदर क्योंकि आइन के अंदर और उसके बाद कानून, अगर नैब ऑर्डिनेंस के तहत किसी को सज़ा होती है, तौहीन अदालत में सज़ा होती है, तो फिर तो वो उसकी मुकर्रर मुद्दत है 5 साल की, और 5 साल के बाद जो है सज़ा मुकम्मल होने के बाद का जो अरसा है उस तक नाअहली है और फिर वो एलिजिबल हो जाता है, जैसे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस। बहरहाल एक बड़ा आइनी मुकदमा है, इसके ऊपर मेरा ख्याल है हमें मुस्तकबिल करीबी में बड़ी अहम बहस जो है वो एक मरतबा फिर सुनने को मिलेगी फैसल वाडा के केस में। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने